पीछे हम लगातार देख रहे हैं कि एक समय तक धर्म ने काम किया था, लेकिन इधर धर्म ने वो काम करना बंद कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं, मैं तो उस दिन चौंक गया था जब एक ऑटो रिक्शा वाले को रोका एक टीवी के चैनल के रिपोर्टर ने और उससे धर्म कर्म पर अयोध्या में बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा, साहब ऐसा करिए, मैं एक बात कहता हूँ, आप कोई मंत्र पढ़ दीजिए, मेरा स्कूटर स्टार्ट कर दीजिए, मुझे पेट्रोल की जरूरत ना पड़े। ठीक है, धर्म कर्म पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन मुझे स्कूटर चलाऊंगा, उसमें पेट्रोल पड़ेगा तो स्कूटर चलेगा, स्कूटर चलेगा तो मेरे घर में खाना आएगा, कर्म से खाना आएगा। नहीं तो कोई पूजा बता दी जिससे पूजा से मेरे घर में खाना आ जाए। मैं उसी दिन समझ गया था कि ये हथियार इनका भोथरा हो गया है। बीजेपी और आरएसएस परेशान इसीलिए है कि वो ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों की आकांक्षाएं जाग रही हैं। ये जो जाति जनगणना का सवाल आया है, जो लोगों को लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, जिन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है, और वो सारे लोग जो निकल करके आ रहे हैं कि हजारों साल से जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए और जाति जनगणना के आधार पर फैसले होने चाहिए कि किसकी क्या पोजीशन है, उसके आधार पर जो लोग मांग कर रहे हैं उससे बीजेपी और आरएसएस घबराए हुए हैं। वो धर्म का तड़का लगाना चाहते हैं, लेकिन धर्म का तड़का चल चुका, कभी भी कोई एक हथियार कई बार नहीं चला है। राजनीति में कोई भी एक, जैसे काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, वैसे ही राजनीति में कोई भी एक मुद्दा, एक नारा किसी भी बड़े से बड़े नेता का सन 52 से आज तक दोबारा नहीं चला है। इन्होंने चला लिया, जितना चलाना था चला लिया, अब धर्म का तड़का लगने वाला नहीं है। जातियां जाग चुकी हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अन्य लोग, गरीब, बड़ी जातियों के गरीब, सारे लोग जाग चुके हैं और सब लोग ये देख रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए। आज मुझसे कोई बहस कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी। मैंने कहा, कांग्रेस मुक्त भारत करने की क्या जरूरत है, आइए हम मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, उसमें हम भी आपका साथ देंगे। आइए गरीबी मुक्त भारत बनाते हैं, बेरोजगारी मुक्त भारत बनाते हैं, आइए हम स्वास्थ्य बीमारी मुक्त भारत बनाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाते हैं। आइए इस काम को करिए मोदी जी, हम भी आपका साथ देंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए। आइए एक दूसरी लड़ाई भी लड़ लेते हैं। भगवान शिव का घर है चीन के कब्जे में और ननकाना साहब सिख लोगों की जो सबसे बड़ी जगह है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। आइए दोनों को उनके कब्जे से छुड़ा के लाते हैं, हम सारे दल, पूरा हिंदुस्तान आपका साथ देगा। चलिए आरएसएस के जो आपके 50 लाख 1 करोड़ लोग हैं उनको आगे भेजिए, वो चले कब्जा करने भगवान शिव की जमीन पर, क्योंकि शिव से बड़ा तो कोई नहीं। उनकी पूजा तो भगवान राम ने भी किया था, और उनकी पूजा करनी है तो भगवान शिव का जो घर चीन के कब्जे में, उसको हमारे कब्जे में आना चाहिए। और ननकाना साहब पाकिस्तान के कब्जे में है, सिखों के लिए उसको हमारे कब्जे में आना चाहिए। पहले आरएसएस को आगे करिए, पीछे पीछे कांग्रेस, सपा, बसपा या जितनी पार्टियां, मैं वादा करता हूं हिंदुस्तान का हर नागरिक आपके पीछे चल देगा इन दोनों कब्जे करने के लिए। तो कब्जा करना है तो वहां करिए सबसे पहले, जो दो जगह कब्जे, दो दुनिया के दूसरे देशों के कब्जे में है। और मुक्त करना है तो जो मैंने कहा उनसे मुक्त करिए भारत को, इसमें पूरा भारत मिलकर लड़ाई लड़ेगा। लेकिन इस बहस से वो बचना चाहते हैं, इसीलिए वो धर्म का तड़का लगाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये धर्म का तड़का उन पर भारी पड़ने जा रहा है। बहराइच में आपने देख लिया कि बहराइच में उन्होंने जो कुछ भी किया, उनकी पोल खुल गई, उन्होंने खुद किया है। कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कुछ लड़के को गोली भी जो लगी वो भीड़ में से ही लगी, उसको वो गोली दूसरी तरफ से नहीं लगी बल्कि भीड़ में से चलाई गई गोली लगी, कोई मुझे बता रहा था। अब ये सारी चीजें खोज का विषय। एक विधायक ने, बीजेपी के खुद विधायक ने रिपोर्ट दर्ज करा दी दंगे के खिलाफ कि कौन कौन दंगाई है और किन लोगों ने जलाने की कोशिश की। एक अखबार के अपने एक अखबार ने शायद एक जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ गया कि यहाँ तो कुछ और बनाने की तैयारी थी, महाराजगंज खत्म करने की जरूरत, महाराजगंज को खत्म करने का था, गद्दारी करती कुछ लोगों ने, पुलिस ने 2 घंटे का समय दे रखा था। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ रही, पूरे हिंदुस्तान की जनता भी तो ये देख रही है जो ये बातें सामने आ रही। तो जनता ये देख करके भी इनके चक्कर में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसी उम्मीद अब करनी नहीं चाहिए, इनकी काट की हाड़ी चढ़ चुकी है और वो दोबारा नहीं चढ़ेगी। मेरे मित्र संतोष भारती जी बहुत पुराने मित्र हैं, उनका भी आज बहुत दिन बाद सामना हो रहा है। नमस्कार संतोष जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब मैं सवाल जो कर रही थी राय सर से, वो ये है कि अभी जहां पर जाति की लाइन विपक्ष खींच रहा है, वहीं पर धर्म की लाइन को और गाढ़ा करने में लगी है बीजेपी। बहराइच के बाद अब उत्तरकाशी, तो इनके असर पहले भी देखने को मिले हैं। भले ही जैसा सर ने जिक्र भी किया कि दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें दिखाया भी कि कैसे पुलिस ही छूट दे रही है, और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये पुराना वही बार बार सर कह रहे हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन बीजेपी कई बार चढ़ा चुकी है। सर किससे पूछ रही हैं आप? आपसे सर। तो उसमें नई चीज तो नहीं है ना। देखिए, जिस पार्टी की जैसी रणनीति होगी, जिस पार्टी की जैसी विचारधारा होगी और जीतने के लिए जो
साम दाम दंड भेद, अब ये चारों चीजें तो हर आदमी अपनाता है, हर पार्टी अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन के ऊपर ही चल रही है, उसने कोई नया नहीं किया। नया किया होता तो वो शायद हम उसकी तारीफ करते, लेकिन उसने तो वही किया जो उसकी विचारधारा है। जिस जिस हथियार से वो जीतते रहे हैं, जिस हथियार से वो लोगों को अचंभित करते रहे हैं, तो धर्म का हथियार हथियार तो उनके लिए है। और धर्म, वो धर्म जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना धर्म मानती है, वो धर्म तो है नहीं जिसे शंकराचार्य कहते हैं। वो धर्म तो है नहीं जिसे आपने और हमने और राय साहब ने पढ़ा है बचपन से। हमारे घरों में भी हम सब हिंदू हैं, और धर्म की बात तो बचपन से, रामायण भी हम पढ़ते हैं, गीता की कहानी भी पढ़ते हैं थोड़ी बहुत, और महाभारत तो सुनते ही हैं उसकी कथा। तो कुल मिलाकर के धर्म हम लोग भी जानते हैं, पर हमारा धर्म और भारतीय जनता पार्टी का धर्म कुछ अलग अलग है। वहां हिंदू के साथ हिंदुत्व हो जाता है। अभी हिंदुत्व क्या है, ये सारी चीजें अलग चीज है, पर एक बड़ा तबका है जो 30 से 35% के आसपास है, जो मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल सही है। अब उसके मुकाबले बाकी लोग, जैसे राय साहब अभी जिनके साथ हैं, अगर वो लोग इसको एग्रेसिवली नहीं लोगों को समझाते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को तो कोई दोष नहीं है ना। दोष तो उनका है जो लोगों को समझाते नहीं है, लोगों को बताते नहीं है कि है क्या चीज, गड़बड़ कहाँ पे है, कहाँ से देश टूट सकता है, कहाँ से देश। अब जो इन्होंने कहा, कांग्रेस ने इसको क्यों नहीं प्रचार किया कि उस ऑटो वाले ने की कहा कि मंत्र पढ़ दो और हमारे घर में रोटी आ जाए, या पेट्रोल की जगह पर मंत्र से गाड़ी चलने लगे, स्टार्ट कर दो। ये सारी चीज क्यों कोई जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष हैं, वो क्यों नहीं जनता को समझाते हैं? या तो वो मानते हैं कि जनता समझदार नहीं है। तो इसलिए विनीता जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जिसके लिए आपको चिंता है, मुझे चिंता नहीं है। मेरा तो मानना है कि वो अपने स्वाभाविक धर्म के ऊपर चल रही है, बाकी लोग नहीं चल रहे हैं। बाकी लोग, उत्तर प्रदेश का भी आप जिक्र कर रही थी, मैं जी। सुन रहा था थोड़ी देर के लिए कि जो कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया अपने को, दोनों सीटों पे नहीं लड़े जो अखिलेश यादव दे रहे थे। तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में क्या कमाल किया? कोई संगठन बनाया क्या? कोई लोग हैं क्या? उनके अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की कमान हाथ में ली थी। अब इस समय पूरी कांग्रेस, ये क्यों नहीं गए हैं राय साहब वो अलग चीज है, लेकिन पूरी कांग्रेस इस समय वायनाड में है। पूरी कांग्रेस, कोई महाराष्ट्र में नहीं है, सब वायनाड में। अब वायनाड से खत्म करके नॉमिनेशन भरवा के कल जो वापस आ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे लग रहे हैं, लेकिन वहां गणेश परिक्रमा लोग कर चुके हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि पार्टी को देखने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा है, राहुल गांधी जी, वो पार्टी संगठन के ऊपर ध्यान कहीं नहीं दे रहे हैं। उनकी अपनी छवि, उनकी अपनी जी। तस्वीर, उनका अपना विचार लोगों के सामने जाए, ठीक है, लेकिन पार्टी मजबूत हो, पार्टी का वर्कर बूथ लेवल पर तैयार हो, 4 हो या 40 हो, वो अलग चीज है। पर कोशिश कहीं होती दिखाई नहीं देती है। और सड़क पर कोई निकलता नहीं है। जो भी समझ सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के सड़क के ऊपर कांग्रेस पार्टी तो निकलना सालों से भूल गई। वो अभी तक अपने को सरकारी पार्टी और प्रधानमंत्री वाली पार्टी मानते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वाभाविक चरित्र में है, बाकी लोग अपना स्वाभाविक चरित्र भूल गए हैं। जी, रविंद्र प्रताप जी, एक सवाल ये है कि जैसा अभी सर ने कहा कि कांग्रेस बोल रही है, लेकिन अखिलेश यादव, ऐसा लग रहा है, मैं सर से ये सवाल भी करना चाह रही थी, संतोष सर से भी, कि अखिलेश यादव जो हैं वो एक अलग ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं इस वक्त, और जिसका जिक्र राय सर के साथ मैं चर्चा में कर चुकी हूँ कि जाति के आधार पर ऑलमोस्ट हर एक को कवर कर लेने की जो ये कला अब उन्होंने इस्तेमाल की है, और जिस फॉर्मूले का उन्हें फायदा भी हुआ है, एक बार फिर से इस वाले चुनाव में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और अब तो चर्चाएं ये तक आ रही हैं कि इकरा हसन को तो काफी अच्छा, मतलब अवधेश प्रसाद के साथ में सदन में आगे पहली पंक्ति में उनकी सीट बढ़ाने की बात हो रही है, और उनको महाराष्ट्र चुनाव में भी वो साथ लेकर गए हैं। तो इस तरह की ये सब चीजें अखिलेश यादव तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ में इसका समन्वय बिठाना भी बड़ा मुश्किल है। पहले भी लोकसभा चुनाव में शिकायतें आ रही थी कि कांग्रेस वक्त से सीटें बंटवारा नहीं करती, वरना हम और अच्छा काम कर लेते। अभी फिर से वही चर्चा हुई, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट तक किया।
तो कांग्रेस की इस लेट लतीफी की वजह से दिक्कतें तो आ रही है ना सपा को, और कई बार कमजोर साथी के साथ दौड़ नहीं लगाई जाती। अगर कोई मतलब अगर लेथार्जिक हो जाए, लेजी हो जाए, तो कैसे होगा? विनीता जी, ये परसेप्शन की बात है। अगर हम खाली कांग्रेस को कह दें कि लेथार्जी में आ गई है तो ये ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए वह कांग्रेस से ही है। ठीक है, समय समय पे संगठन के साथ कार्यकर्ता भी बदलते रहते हैं। रही बात हमारी समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रहते हुए उसने भारत की राजनीति को 3 बार बदला है। 77 में हो, 89 में हो, या एक बार बीच में एक टर्म 80 में ऐसा आया। तो समाजवादी पार्टी जो जिस आपने फार्मूला पूछा, जो फार्मूला पूछा उस वास्तव में नया नहीं है। वो फार्मूला गुरु गोरखनाथ जी भी चले थे, वही फार्मूला संत कबीर दास भी चले थे, वही फार्मूला माता सावित्रीबाई फुले चली थी, वही फार्मूला अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर चले थे, वही फार्मूला मान्यवर कांसी राम चले थे, वही फार्मूला। भारत का एक बहुत बड़ा समाज है जो वंचित शोषित बन के रहा है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो जो समाज वंचित शोषित है उसके लिए इतने सारे महापुरुष खड़े हुए। उसके बाद जब 62 से माननीय नेताजी एक्टिव हुए चौधरी चरण सिंह साहब के साथ में, वो भी इसी समाज के लिए लगातार काम करते रहे। आज जो पिछड़े वर्ग के नेताओं का उपस्थिति है पूरे भारतवर्ष में, तो उसमें नेताजी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लोहिया जी का और जयप्रकाश जी का। विचारों पे चलते हुए इस पिछड़े वर्ग के नेताओं को या दलित नेताओं को आगे बढ़ाने में या भारतीय क्षितिज पे लाने का श्रेय जाता है तो माननीय नेताजी को जाता है। मैं अपने आपके क्वेश्चन से हटके एक चीज कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना परसेप्शन बनाने में सफल हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की राजनीति करती ही नहीं है, वो केवल परसेप्शन बनाती है। वो उन्माद की राजनीति करती है, हिंदू धर्म का सहारा लेती है और हिंदू धर्म का सत्यानाश करने पे तुली हुई है। पहले तो उसने हिंदू धर्म का नाम ही बदल दिया, सनातन धर्म। मोहन भागवत ने कह दिया कि हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है, मतलब आप आरएसएस के मुख्यालय में बैठ के हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे जाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं प्रभु श्री राम अवैध संतान है, माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह देते हैं कि प्रभु बजरंगबली दलित जाति के थे। इस प्रकार का जो ये परसेप्शन ये सारी कुकर्म भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन परसेप्शन क्या बनाई है कि हिंदुओं की राजनीति कर रही है। हम अगर इस चीज को सही बताना शुरू कर दे जनता में तो ये नैरेटिव खत्म हो जाएगा। अब जरा देख लें इसका लाभ क्या होता है। कमजोरी होती तो हम 37 सीट पाते ही नहीं, या हमारा गठबंधन 43 सीट नहीं पाता। इसका ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, 37 सीटें लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके पहले भी तो रिकॉर्ड रहा है ना। एक रिकॉर्ड, एक परिणाम से सारा रिकॉर्ड नहीं बनता, सारे रिकॉर्ड एक परिणाम के साथ में जुड़ते हैं, वो भी तो रहा ही है। अभी कांग्रेस की भी हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में भी दिक्कतें आई, तो ये सारी चीजें तो लेकर चलेंगे ना भाई। कोई इतना बड़ा नैरेटिव बना के चल रहा है, दंगे करा लेता है, तो कहीं ना कहीं तो फिर विपक्ष की भी बात आती है ना। अखिलेश यादव लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है ये लोग जानबूझ के दंगे करा रहे हैं, लेकिन ये परसेप्शन लोगों के जहन में आकर के वोट तक तब्दील हो, ये जिम्मेदारी तो आपकी हुई ना सर। मैं वही बताने जा रहा था आपको। इसका परिणाम क्या होता है, जो हिंदुओं का परसेप्शन बनाया उसका जरा आप वोटों में देखना चाहती थे, देख लीजिए। लोकसभा में अयोध्या जी से हार गए, लोकसभा के चुनाव चित्रकूट जी से हार गए, नैमिष सीतापुर से हार गए, बस्ती वशिष्ठ नगर से हार गए, सुल्तानपुर कुशवावन नगर से हार गए, प्रयागराज जी से हार गए, रामटेक से हार गए, उज्जैन नासिक जी से हार गए, कोप्पल जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था वहां से हार गए, रामेश्वरम वहां से हार गए। ये तो लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा बद्रीनाथ जी से हार गए जहां उनकी सरकार है। तो अगर उनका परसेप्शन एग्जैक्ट रहा होता, जैसा लोग हम मान के चले हिंदुओं की राजनीति करते नहीं है, सहारा लेते हैं, वो उन्माद की राजनीति करते हैं। लेकिन ये परिणाम से तो हम आंखें नहीं मोड़ सकते हैं ना। 7-8 वो हिंदुओं की जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वहां से हार जाते हैं। उत्तराखंड में जहां तमाम प्रकार के जिहाद वहां का मुख्यमंत्री चलवा रहा है, वहां से बद्रीनाथ की सीट हार जाते हैं। तो अयोध्या जी से हार जाते हैं, जहां का उन्होंने अपनी पूरी राजनीति, जहां से उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां की सीट हार जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अब अलग अलग वो क्या है, अमीबा की तरह अपना रूप बदलती रहती है भारतीय जनता पार्टी।
तो जब जब अपना रूप बदलती है तब समाजवादी पार्टी ही खड़ी होती है या समाजवादी लोग खड़े होते हैं पूरे भारतवर्ष से और उस प्रकार की राजनीति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब उस प्रकार की राजनीति के नैरेटिव्स को बंद करते हैं। अब ये बातें लोगों ने बताना शुरू किया है तो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अगर सच मानिएगा तो जो हिंदू पुजारी है वो सबसे बड़ा पुजारियों का समूह ओबीसी है, जो चाहे 14 कोसी परिक्रमा हो चाहे प्रयागराज में जाती हो, ओबीसी है, दलित है। ये जो तथाकथित सवर्ण लोग हैं वो जाते तो नहीं है इन चीजों में। वो चीज अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है। ठीक है सर, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहती हूँ संतोष सर कि अखिलेश यादव जिस फॉर्मूले पे अब काम कर रहे हैं और अभी भी सेम ही पैटर्न दिखाई दे रहा है इसमें, जो बाय इलेक्शंस है उसके लिए भी जो लोकसभा में उन्होंने किया, जहां पर एक माइंडसेट होता है कि आप पार्टी अक्सर कई बार अपने कुछ खास लोगों को ले जाना चाहती है, चुनाव जिताना चाहती है, वही दूसरी तरफ वो उस फॉर्मूले पे चलती है जहां से उसे जीत मिलेगी। तो ये पैटर्न दो तरह की चीजें हैं, जिसमें अगर हम हरियाणा देखते हैं तो कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के पास पूरी जिम्मेदारी जिस तरह से दी और बाद में धोखे में दिखाई दिए, ये तमाम तरह की चीजें नजर आई। अब यहाँ पर अखिलेश यादव, क्योंकि अभी राय सर कह रहे थे कि अखिलेश यादव अकेले फैसले लेते हैं, कांग्रेस में पूरी कमेटी फैसला लेती है, तो ये पूरी जो कहानी है वो कैसे पूरी सुलझेगी फिर आगे, और अखिलेश यादव के भी डिसीजन सर जी। जी ये तो पार्टियां तय करें, अखिलेश जी और कांग्रेस तय करें। राय साहब की बात अगर सही है और अखिलेश जी अगर अकेले फैसला लेते हैं तो कांग्रेस इतनी बिखर क्यों रही है, ये राय साहब को बताना चाहिए कि फैसला ही नहीं हो पाता है। पर लेकिन मैं उस सवाल के ऊपर जाना चाह रहा हूँ जिसमें शुरू में अभी आप बात कर रही थी कि अखिलेश जी जाति की राजनीति कर रहे हैं। समाज शास्त्रियों में एक राय है, एक धारणा है देश के उन समाज शास्त्रियों की जिनकी बात थोड़ी सही साबित होती है। उनका कहना है अगर धर्म की राजनीति की काट करनी है तो जाति से ही धर्म की काट हो सकती है, धर्म से धर्म की काट नहीं हो सकती है। तो चूंकि जाति से हो सकती है तो अखिलेश यादव अगर जाति की राजनीति कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जाति की राजनीति में सबसे बड़ी चीज है कि जो वंचित वर्ग है या जिसे अब तक कुछ नहीं मिला है पिछले 70-80 साल में या हजारों साल में, उसका दावा थोड़ा ज्यादा बनता है। सवर्ण लोग, जो हम 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके अलावा, हम तीनों के समाज के लोग एक तरीके से हम हमेशा बहुत पाते रहे हैं, चाहे थोड़ा पाएं ज्यादा पाएं लेकिन ज्यादा ही पाते हैं, और सम्मान में तो हमें सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन उन लोगों को तो सम्मान भी नहीं मिलता है जिन्हें आप ओबीसी कहते हैं, जिन्हें आप दलित कहते हैं। वो चाहे जितनी मेहनत करें, चाहे जो पूजा पाठ कर लें, जैसा भी कर लें, उनको नहीं मिलता है। अल्टीमेटली वो किनारे ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए अगर अखिलेश इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और डिसीजन मेकिंग में ये दुर्भाग्य की बात है कि नीचे से फीडबैक कम आता है, लेकिन अखिलेश जी में इधर मैंने एक फर्क देखा है, वो ये कि वो नीचे के लोगों से फीडबैक लेने लगे हैं, काफी फीडबैक लेने लगे। पहले उनके साथ एक माना जाता था कि एक कोठरी है, 7-8-10 लोग हैं, वही उनको राय देते हैं। लेकिन इधर मेरी जानकारी में आया है कि अखिलेश जी अब जिस ग्राउंड पे भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उन लोगों के साथ संवाद थोड़ा कम करते हैं जो उनके आसपास घूमते हैं। अब कितना सही है कितना गलत है पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं उस बात के ऊपर मैं दोहराना चाह रहा हूँ, धर्म की राजनीति की या अंध धर्म की राजनीति अगर उसकी काट कहीं कोई है तो जाति की ही राजनीति। मुझे लगता है कि ये काफी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। देखना यही होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में गठबंधन की तो बात कर रही है ऐसा, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो जाता है कि एक, जैसा अभी सर ने जिक्र भी किया कि कुछ तो है चीजें जो इस पर सवाल उठते हैं, तो वो उसको दुरुस्त कब करेगी कांग्रेस? अब ये तो कांग्रेस का नेतृत्व तो फैसला ले। अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हरियाणा में फैसला हुआ, तमाम सवाल उठे, 20 सीटों पर वहां पर चुनाव आयोग को शिकायत की गई और तमाम बातें हुई। हमारे जैसे लोगों की जो ट्रेनिंग रही है, हम लोग जो जिस राजनीति से आए हैं बचपन से, 53-54 साल करीब हो गया पॉलिटिकल कैरियर का, तो हमें तो ये मालूम था कि जब ऐसी स्थिति आए तो ऐसी परिस्थिति भी आई थी कि विधानसभा बची हुई थी, लेकिन मुलायम सिंह ने विधायकों से कहा इस्तीफा दे दो, सबने इस्तीफा दे दिया और बिना एक भी सपा के विधायक के विधानसभा चलती रही लंबे समय तक। संतोष भाई को याद होगा। इसके अलावा चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो
लखनऊ, जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट निकला उस दिन मैंने अपने कुछ नेताओं से वहां पर ये कहा, कांग्रेस नेताओं से, कि क्या कॉल नहीं हो सकता, हम इस चुनाव के उसको मंजूर नहीं करते, और चलो दिल्ली चुनाव आयोग के खिलाफ रामलीला मैदान में एक रैली होगी आज। तो अगर उस लेवल तक चीजें नहीं जाएंगी तो चीजें बिगड़ती रहेगी। ये ठीक है, संतोष भाई के बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, मैं उन चीजों को लेना नहीं चाहता था। बहुत सारी चीजें जिससे मैं असहमत हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के मेरे मन में भी गुस्सा और तकलीफ है। और जहां तक कांग्रेस का, वहां एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। आपको वहां अगर जिला अध्यक्ष भी बनाना है तो जिला अध्यक्ष के लिए एक रिपोर्ट होती है, फिर प्रदेश अध्यक्ष उसको राष्ट्रीय महासचिव को देता है, राष्ट्रीय महासचिव उसको दिल्ली भेजते हैं, फिर दिल्ली से स्वीकृति होती है तो जिला अध्यक्ष बनकर के आता है। वहां पर एक लंबी प्रक्रिया है। इसी तरह चुनाव में टिकट की प्रक्रिया भी वहां पर बड़ी लंबी है। सीईसी है तो वहां पर और तमाम तरह की कमेटियां होती हैं, न जाने क्या क्या काम करती रहती हैं। फिर उसके बाद फिर वो ढाक के 3-5 चीजें निकल आती हैं बाद में। एक बार एक बड़े नेता से मैंने कहा था, इससे अच्छा तो होता है कि आप एक बच्चे से पर्चियां डलवा के हाथ से निकलवा लेते तो शायद ज्यादा अच्छी टिकट बढ़ जाती। जो बड़ी लंबी प्रक्रिया करके आप करते हैं तो एक डिब्बे में सबके नाम डाल दीजिए, एक बच्चे से पर्चियां निकलवा लीजिए, वो टिकट शायद ज्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। तो यह है, ये सारी परिस्थितियां वहां की है। लेकिन ठीक है, उसका फैसला लेना तो राहुल गांधी का और खड़गे साहब का काम है, वो उसके बारे में फैसला लें। उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। हाँ, हम लोग जो बेचैन है, परिस्थितियों को लेकर के बेचैन है, जो आरएसएस की कारगुजारियां देख रहे हैं, जो आरएसएस के षड्यंत्र देख रहे हैं। हम अब मैं एक दिन अभी कल देख रहा था कि किसी आरएसएस के लोगों ने एक फ्लोट कर दिया बड़ा, एक अपना एक कि भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती, कांग्रेसियों ने फांसी लगवा दिया। तो तरह तरह की चीज आरएसएस के लोग दो फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ प्रचार, एक तरफ आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ प्रचार, नेहरू परिवार के खिलाफ प्रचार, और दूसरी तरफ ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ प्रचार। दो तरह का, और उनके लाखों लोग। आम आदमी जानता नहीं है, उसको कुछ मिल जाए पट से उसको फॉरवर्ड कर देता है, कोई चीज हो फटाफट फॉरवर्ड कर देता है। मैंने इसके बारे में कई बड़े नेताओं को एक बार राय दी कि 1 लाख मुकदमे कायम करा दीजिए देश भर में। आप ये मुफ्त की जो ये मिले हुए लोग काम करने वाले आरएसएस को फॉरवर्ड करने वाले, ये उनकी कमर टूट जाएगी, ये चीज बंद हो जाएगी और एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। लेकिन लोग नहीं कर पाए, मेरे जैसे लोगों का वो सुझाव नहीं माना गया, बहुत लोगों ने नहीं माना उस बात को, वो अपनी जगह चीज है। लेकिन उसके बावजूद चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, टक्कर तो कांग्रेस ही दे रही है ना। बीजेपी को बेचैनी तो कांग्रेस से ही है ना, उसको बेचैनी किसी छोटी पार्टी से तो नहीं है। उसकी सारी बेचैनी, हाँ, जब प्रदेश का चुनाव आएगा तो बेचैन होगी छोटी पार्टी को लेके। अभी तो कांग्रेस के लिए जीतना भी बड़ा जरूरी है ना। आज भी 100 सीट लेकर के तो कांग्रेस ही वहां बैठी है, सारी बुराइयों के बावजूद। आज मुख्य विरोधी दल तो कांग्रेस पार्टी है, और देश से लेकर दुनिया में घूम घूम करके अगर कोई चुनौती दे रहा है, विनीता एक मिनट, कोई चुनौती दे रहा है, लोग तो अपने घरों में बैठे हुए थे, कोई बोल नहीं रहा था, सन्नाटा हो गया था 2014 के बाद। इकलौता आदमी राहुल गांधी था जो एक दिन भी चुप नहीं हुआ, जो लगातार आंख में आंख मिलाकर के अडानी, अंबानी और आरएसएस और बीजेपी को लगातार अटैक कर रहा है। न वो आरएसएस को छोड़ रहा है, न अंबानी अडानी को छोड़ रहा है। वो यहाँ और जाति जनगणना के सवाल पर और पिछड़ों और दलितों के न्याय के सवाल पर वो आदमी वहां तक चला गया कि मेरा चाहे बुरा से बुरा हो जाए, मेरा कितना भी अहित हो जाए, कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए, लेकिन ये मेरा मिशन है, मैं करके रहूंगा। अब ये अलग बात है कि मिशन राहुल गांधी चलाए, उसकी मलाई कोई और खा जाए, ये अलग बात है। लेकिन मिशन तो राहुल गांधी ने विपक्ष को आवाज दी है, उस आदमी की लड़ाई ने आवाज दी है। बीजेपी के खिलाफ कोई माहौल बना है तो राहुल गांधी की भारत यात्रा से बना है, और राहुल गांधी के रोज मुखर होकर के हमला करने से बना है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी लोगों के भी अपने रोल है, और यह भारत देश बहुत बड़ा देश है, इसमें सबके रोल होते हैं, सब लोग अपने रोल है। लेकिन कांग्रेस का जहां तक अपना रोल है, यह सच है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि पूरे देश का काम करती है, उसको वायनाड भी लड़ना है तो उसको मध्य प्रदेश में भी लड़ना है, राजस्थान में भी लड़ना है, उसको उपचुनाव भी देखना, और उसको महाराष्ट्र भी लड़ना और झारखंड भी लड़ना है। तो निश्चित तौर पर उसके नेता उतने, और वहां पर एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जाते जाते चीजों को, लेकिन बीजेपी भी कौन सा उससे जल्दी चीजें कर पा रही है। अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं डिक्लेयर किया, बीजेपी उससे पहले कहा टिकट डिक्लेयर कर दिया बहुत सारे लोगों को। यह है सारी परिस्थितियां। लेकिन उसके बावजूद लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और नेतृत्व विपक्ष को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही दे रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जो इकट्ठे होकर के आज लड़ाई बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। फिर भी जो कमियां हैं, उससे संतोष भाई चूंकि बेचैन, मैं जानता हूं, एक वैचारिक आदमी है, उन्होंने खुद संसद सदस्य रहे हैं, 1989 में खुद फर्रुखाबाद से सांसद रहे। हम लोग के तो बहुत पुराने जमाने की मित्रता है उस जमाने की, तो उनके मन में भी वो बेचैनी है जो सीपी राय जैसे लोगों के मन में है। और ढेर सारे लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। मैंने अपने नाम के आगे देखिए पार्टी तो नहीं लिखा है, मेरे नाम के आगे पार्टी तो नहीं लिखा जाता। मेरे लेख अभी रोज छपते हैं अखबारों में, उसमें मेरी पार्टी तो नहीं लिखा जाता। उसमें मेरे कोई यही सब वरिष्ठ पत्रकार या कुछ न कुछ सारे अखबार के साथी वही सब लिख दिया करते हैं। उसी रूप में लोग मुझे देखना चाहते हैं, मैं उसी रूप में रहूं, उसी रूप में अपनी बात करूं, और कोशिश भी करता हूं कि उसी रूप में बात करने की मैं कोशिश करूं और वो बातें तटस्थ हो। लेकिन हाँ, मैं बेचैन हूं संतोष भाई,
मैं जो हालात देख रहा हूं, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पर तमाम चीजें घूम रही हैं और जिस तरह से 20-22-24% लोग अंधभक्त हो गए हैं और उनके कोई दिमाग नहीं है, वो दिमाग लगाना ही नहीं चाहते किसी भी चीज के बारे में। कल किसी ने मेरे किसी उस पर लिख दिया कि आप लोग तो रामचंद्र के जो वो था उनका पुल था उसको मानते ही नहीं। तो मैंने कहा जरा ऐसा करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में क्या जवाब दिया है रामेश्वरम वाले पुल के बारे में, जरा उसको खोल के पढ़ लीजिए। खाली एक डालना है गूगल पर कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार का रामेश्वरम के बारे में जवाब, वो तुरंत निकल के आ जाएगा, वो जवाब पढ़ लीजिए। तो सवाल ये है कि ये सीपी राय ने कह दिया, बाकी कोई नहीं कह रहा, मुंह नहीं खोलना लोग। तो ये अगर मुंह खोलना शुरू कर दे लोग इन बातों के बारे में और कहना शुरू कर दें तो आरएसएस तो कहीं टिकने वाला ही नहीं है। उसके 80% लोग तो मिलावटखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी करने वाले लोग हैं। वही लोग हैं जो दिन भर कैंसर बेच रहे हैं पूरे देश को दूध के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से। वही लोग आरएसएस के करता धरता और तमाम लोग हैं उनके सारे शाखा में चले आई। सुबह में तो निकलता हूँ, सुबह टाइम जो शाखा में दिखते हैं वो वही दिखते हैं जो दिन भर मिलावट कर रहे हैं, दिन भर नंबर 2 का माल बेच रहे हैं, जो मिलावटी दवाइयां बेच रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं। उसी तरह के लोग हैं, सारे बड़े कमजोर लोग हैं लोग। हाँ, इनसे लड़ने के लिए इनके लेवल पर कुछ हद तक उतरना पड़ेगा, घटिया सेंस में नहीं, लेकिन कुछ हद तक उनके लेवल पर उतर करके इनसे लड़ना पड़ेगा। और मैं बड़ा बेचैन हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को क्या भुगतना पड़ेगा अगर हम लोग चैतन्य नहीं हुए। इसीलिए मैं एक और डिबेट पे था, वहां किसी ने यह सवाल पूछ दिया मुझसे, तो मैंने कहा क्या ये लड़ाई सिर्फ मेरी और जो दूसरे लोग, दो लोग बैठे उन्हीं की है? यह लड़ाई आपकी भी है। लाखों लोगों की कुर्बानी हुई तब ये लोकतंत्र मिला है, तब आजादी मिली है, तब संविधान मिला है। लाखों लोगों की। कभी चले जाओ मोहम्मदाबाद तहसील, वहां इतना बड़ा झंडा लगा, उसमें 50 छेद हैं गोलियों के, 12 लोगों के नाम लगे जो शहीद हो गए एक झंडा फहराने के लिए। एक आदमी ऊपर जाता, गोली लगती गिर जाता, दूसरा ऊपर चढ़ जाता था, और 12वें आदमी ने यूनियन जैक उठा के फेंक दिया और झंडा फहरा दिया। वहां महात्मा गांधी से लेकर सब लोग गए। चले जाए जालियांवाला बाग, अरे वहां जाकर के देखिए कि कितने लोगों ने क्या क्या कुर्बानी दी। ईस्टर्न यूपी से लेकर बंगाल तक तमाम लोगों को पेड़ के ऊपर लटका करके फांसी लटका दी गई। ये सवाल उन लोगों की कुर्बानियों की है। अगर हम नहीं बचा पाए लोकतंत्र, आजादी और संविधान, तो भगत सिंह को हम गाली दे रहे होंगे, हम सुभाष चंद्र बोस को गाली दे रहे होंगे, उन लोगों के साथ हम गद्दारी कर रहे होंगे। ये दर्शकों को समझना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल हम तो कर ही रहे अपना काम, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे। 2013 से लिखना शुरू कर दिया कि क्या होगा, फांसीवाद आएगा। तो एक एक बात अक्षर से सही साबित हुई। अगर 16 मई 2014 को मैंने कहा था कि अगर अहंकार चलकर आ रहा है दिल्ली, तो भारत अपने सबसे असफल अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। और विदेश नीति, आर्थिक नीति और जो जवाब दिए थे, वो शुक्र है कि आज एक एक बात मेरी सही साबित हुई है। तो हम संतोष भारती जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम लोग तो लड़ाइयां लड़ ही रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आम आवाम अगर इसमें नहीं जुटी और नहीं लड़ी तो हम ये सब खो बैठेंगे। इसीलिए मैं इन सब मौकों का फायदा बार बार उठाता हूं, उन लोगों का भी आह्वान करने के लिए। प्रेस की कमजोरियां अपनी जगह है, किसी की अच्छाइयां अपनी जगह है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल एक दो चुनाव हारने की नहीं है, विनेता एक सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, ये एक आने वाले भविष्य के भारत के बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए कोई नेता तैयार नहीं है, वो चाहे जिस पार्टी का हो, एक भी नेता तैयार नहीं है। ठीक है सर। सर संतोष सर, संक्षिप्त में ये जैसा अभी सर ने कहा कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, मलाई दूसरे खा जाते हैं। तो राहुल गांधी बेसिकली मतलब जितना भी पूरा इंडिया गठबंधन है उसमें एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वाकई में राहुल गांधी अपने जो पीए हैं उन्हीं से फोन करा के जो रीजनल लेवल के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, फिर उसमें क्यों मात खा जाते हैं? विनीता जी, मैं राहुल गांधी के ऊपर क्या टिप्पणी करूं? अभी सीपी राय जी ने जो क्लोजिंग अभी जो स्टेटमेंट दिया, इसी में सारी चीजें हैं कि अगर मान लीजिए, लेकिन मैं ये आपको बताऊं, इनको ध्यान में रख करके हम इनसे कांग्रेस के बारे में सवाल नहीं कर सकते। ये शुरू से कांग्रेस की जो एक सेट विचारधारा है उसके साथ कभी न जुड़ पाए न जुड़ पाएंगे। ये शुरू से प्रो पीपल आइडियोलॉजी के आदमी रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में रहे हो वहां भी इनका झगड़ा रहा है, और चाहे ये कांग्रेस में रहे हो वहां पर भी आइडियोलॉजिकली ये प्रो पीपल है। ये कांग्रेस के अंधभक्त नहीं है जैसे भाजपा के अंधभक्त होते हैं। कोई कांग्रेस का आदमी होता तो इसका जवाब दूसरी तरह से देता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इनकी अभी बात में यही दर्द है कि मैं इतना कहता हूं, बाकी लोग क्यों नहीं समझते हैं। तो सीपी राय साहब, चिंता तो यही है ना कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स ऐसी नहीं है जो सही बातों को जनता के पास ले जाने में अपना तन मन लगाए। आप दूसरी तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या जो जो चीजें आती हैं संघ की तरफ से,
उसको करने वाले कितने लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस हो, समाजवादी हो, या जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनकी सारी टीम क्या इस चीज को जनता को समझाने में लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। और राहुल जी की मैं एक ही कमजोरी मानता हूं, राहुल जी को अपनी पार्टी को जितना चाक चौबंद करना चाहिए वर्कर को, वो नहीं कर रहे हैं। और एक चीज माफी के साथ ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, पूछना क्या, मैं मेरी धारणा ये है कि जिताती आपको जनता है अपनी परेशानियों से लेकर के, आप उसको अपनी जीत समझ लेते हैं। और ये सबसे बड़ा मुगालता कांग्रेस पार्टी को है या विपक्ष के लोगों को है। आज जनता की परेशानी बेरोजगारी और महंगाई है। अगर जनता इसमें वोट दे देती और कोई समझ ले कि हमको वोट मिल गया, क्योंकि जनता के पास कोई वेपन नहीं है, सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ही वेपन है, तो उसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन आप मान लें कि ये हमारी वजह से जीत हुई है या हमने इसमें तीर मार लिया है, तो क्षमा कीजिएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए विनीता जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि सीपी राय कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है। सीपी राय एक समाजवादी, एक जिसको कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक विचारधारा के प्रतीक हैं। ये किसी पार्टी के नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर जाएं तो फिर अब सवाल खड़ा हो जाएगा कि विचारधारा तो या देश की स्थिति तो आर्थिक नीतियों से बनती बिगड़ती है। कांग्रेस के पास कौन सी ऑल्टरनेट इकोनॉमिक पॉलिसी है? कुछ नहीं है। जो वो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इन पॉलिसीज को, जो मल्टीनेशनल्स की ओपन मार्केट पॉलिसी है, इसको भारतीय जनता पार्टी गलत ढंग से लागू कर रही है, हम अच्छे ढंग से लागू करेंगे। ये क्या बात हुई? आप हम जो ग्लोबल फाइनेंस है उसके वो खराब एजेंट है, हम अच्छे एजेंट बन के इस देश को दिखाएंगे। हम इस देश के लोगों को ज्यादा गरीब बनाएंगे, ज्यादा गुलाम बनाएंगे, वो कम बना रहे हैं। तो ये तो, इसके ऊपर तो क्या बात करना, ये तो कभी ये व्यक्तिगत बात है, ऐसा तो करेंगे तो ये बात होगी। और आपको मैं इतना ही कहूं कि ये मेरी समझ से एक ही कमजोरी है कांग्रेस की, कि कांग्रेस का कोई नेता और किसी की हिम्मत है नहीं। अकेले राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, इन दोनों को पार्टी संगठन को कैसे बढ़ाना है, चलाना है, शायद इसकी या तो कला आती नहीं या इन्होंने सीखी नहीं। इतना ही कह सकता हूँ जी। यानी कि राहुल गांधी की मेहनत की मलाई कांग्रेस में बाकी लोग खा लेते हैं, और यही मलाई खाने के चक्कर में हरियाणा पहले गवा दिया, स्वाद आया नहीं, खटास पहले बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड डिस्कशन हियर। थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।